चेतन उस फोटो को देखकर बुरी तरह शॉक्ड रह गया। उस तस्वीर को देख वो अपनी आंखों पर भरोसा ही नहीं कर पा रहा था। उसने अचंभित होकर मन ही मन कहा, वीर सिंह तुम? ये कैसे हो सकता है? वीर सिंह और माही अपनी बातों में व्यस्त थे और चेतन ने घूरकर वीर सिंह की तरफ देखा। ये सच नहीं हो सकता, जरूर कोई कंफ्यूजन हुआ होगा। चेतन के लिए विश्वास करना मुश्किल था कि वीर सिंह ने उसे फूलपुर गांव बुलवाया था। चेतन ने अपने यकीन को पुख्ता करने के लिए अपने कमरे में जाकर तुरंत अपने उसी दोस्त को फोन किया। फोन करते समय चेतन के चेहरे के भाव बार बार बदल रहे थे और वो इस तस्वीर पर यकीन नहीं करना चाहता था। लेकिन तभी उसके दोस्त ने फोन उठाया और फोन की दूसरी तरफ से आवाज आई, देख ली तस्वीर? तू जानता है क्या इसे? बोल ना चेतन। पर चेतन ने इन सवालों के जवाब देने से पहले पूछा, भाई तू श्योर है जिसकी फोटो तूने भेजी है वही आदमी बॉस से मिला था? ये सुनकर चेतन के दोस्त ने कहा, क्या बात कर रहा है चेतन, तो खुद देख लेना फोटो। मैंने इसे सीसीटीवी फुटेज से निकाला है। मैं श्योर हूँ यही आदमी उस दिन बॉस से मिला था और इसी ने तुझे फूलपुर भेजने के लिए बॉस को वो लेटर दिया था। अपने दोस्त की बात सुन चेतन का दिमाग चकरा गया, पर इससे पहले कोई और बात होती। चेतन ने अपने दोस्त से कहा, थैंक्स यार हेल्प करने के लिए, बाकी कुछ और जरूरत होगी तो फिर कॉल करूंगा। ये बोलकर चेतन ने कॉल कट कर दिया। चेतन ने भले ही फोन रख दिया था लेकिन उसके मन में बहुत कुछ चल रहा था। ओह, तो मेरा यहाँ इस गांव में आना कोई इत्तेफाक नहीं है, बल्कि ये सब एक बना बनाया प्लान था, वो भी वीर सिंह का। चेतन का दिल इस बात को मानने को तैयार ही नहीं था कि वीर सिंह ऐसा कर सकता है, लेकिन सामने खुली तस्वीर इस बात की गवाही दे रही थी कि वीर सिंह ने उसके साथ एक बहुत बड़ा खेल खेला था। वीर सिंह की फोटो को देखते हुए चेतन ने कहा, आखिर तुमने मुझसे इतनी बड़ी बात क्यों छुपाई वीर सिंह? इसका मतलब ये है कि मुझ पे विश्वास करना, दोस्ती जताना, लोगों के सामने मेरे लिए लड़ जाना, माही के साथ मेरे रिश्ते को स्वीकार करना, ये सब साजिश थी? क्या माही ये सब जानती है? कहीं वो भी इन सब में ही तो शामिल नहीं है? वीर सिंह की इस हकीकत को जानकर चेतन एक साथ सैकड़ों सवालों में उलझ गया था। उसके पास वीर सिंह और माही दोनों पर शक न करने की कोई वजह नहीं थी। चेतन ने झुंझलाहट में अपना सिर पकड़ते हुए कहा, वैसे ही कम परेशानी थी क्या जिंदगी में जो अब वीर सिंह का भी ऐसा सच सामने आ गया? मैं जान कर रहूंगा कि वीर सिंह ने ऐसा क्यों किया मेरे साथ। ये सब सोचते हुए कब चेतन की आंख लग गई उसे पता ही नहीं चला। अगली सुबह सवालों की गुत्थियों में उलझा चेतन घर से बाहर निकल आया। वीर सिंह और माही के बारे में सोचते सोचते वो घर से काफी दूर चला आया था कि तभी अचानक सामने एक आदमी से उसकी टक्कर हो गई। चेतन जिससे टकराया था वो दरअसल फोटोग्राफर रॉकी था। टक्कर होते ही चेतन अपनी सोच से उबरा और बोला, क्या यार देख कर चला करो। इस पर रॉकी ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, सॉरी माफ करना दोस्त, मेरा ध्यान कहीं और था, आई एम सो सॉरी। ये कहकर वो आगे की ओर बढ़ गया, पर कुछ दूर बढ़ते ही वो फिर से चेतन की ओर पलटा और जोर से बोला, अरे भाई साहब एक मिनट रुकिए ना जरा। ये सुनते ही चेतन रुका और रॉकी ने कहा, आपको याद है हम पहले भी मिल चुके हैं? इस पर चेतन कुछ कहता उससे पहले ही रॉकी ने कहा, असल में मैं किसी की तलाश में निकला था, लेकिन बड़ा ही अजीब गांव है ये, वैसे मुझे एक हेल्प चाहिए थी। रॉकी की बात सुनकर चेतन ने कहा, सच कह रहे हो तुम, ये गांव ऐसा ही है, कुछ दिन गुजारो बहुत कुछ जान जाओगे। वैसे क्या हेल्प चाहिए थी तुम्हें? चेतन के इस लहजे के बावजूद रॉकी मुस्कुराते हुए बोला, यार एक छोटी सी हेल्प चाहिए। ये मेरे पास कुछ फोटोज है, इनके बारे में कुछ बता सकते हो? कुछ दिन पहले ही मैंने इस गांव में तस्वीरें खींची थी। ये कहते हुए रॉकी ने कुछ तस्वीरें चेतन के आगे बढ़ा दी। चेतन पहले से ही कई बातों से परेशान था और ऊपर से ये फोटोग्राफर उसे तस्वीरें दिखाकर कुछ पूछना चाहता था। चेतन ने मन ही मन सोचा, बड़ा अजीब इंसान है, इसे क्या मैं खोया पाया डिपार्टमेंट लगता हूँ? चेतन कैसे भी यहाँ से निकलना चाहता था, इसलिए उसने जल्दबाजी में रॉकी के हाथ से सारी तस्वीरें लेते हुए कहा, लाओ दिखाओ, ऐसा क्या है तुम्हारी तस्वीरों में? चेतन ने रॉकी के हाथों से तस्वीर लेकर धीरे धीरे एक एक तस्वीर देखनी शुरू की। तभी रॉकी बोला,
दरअसल ये सारी फोटोज मैंने इसी गांव में अलग अलग हिस्से में क्लिक की थी, लेकिन जब मैंने लैपटॉप में देखी तो पहले तो ये तस्वीरें धुंधली हुई और फिर खुद ब खुद साफ। पर मेरी समस्या ये है कि ये सारी फोटोज वो नहीं है जो मैंने खींची थी। चेतन गंभीरता से उन तस्वीरों को देख रहा था कि उसकी नजर एक तस्वीर पर पड़ी। चेतन इस तस्वीर को देखकर शॉक्ड रह गया। उसने चौंकते हुए रॉकी से पूछा, आर यू श्योर तुमने ये तस्वीर यहीं खींची है? इस पर रॉकी ने भी कहा, देखा कैसे झटका लगा ना तुम्हें? मुझे भी लगा था जब मैंने इन तस्वीरों को देखा था। क्या तुम्हें पता है इन तस्वीरों के बारे में कुछ? बिना रिएक्शन दिए चेतन ने खुद से बात करते हुए कहा, ये तस्वीर ये तो कलावती की है और कल यही तस्वीर चित्रलेखा किताब पर भी उभर आई थी। उस तस्वीर में ये घूंघट में थी, पर कपड़े गहने ये सब कुछ तो बिल्कुल ऐसा ही था, बस घूंघट के कारण ही मैं पहचान नहीं पाया था। पर ये तस्वीर इस आदमी के पास कैसे? चेतन अपने दिमाग में कई गुत्थियों को एक साथ सुलझाने की कोशिश करते हुए बोला, नगर स्त्री कलावती की फोटो, वो भी वर्तमान में। पहले मैंने इस तस्वीर को चित्रलेखा किताब में देखा, फिर इस आदमी द्वारा खींची तस्वीरों में। क्यों आई है इस कलावती की तस्वीर मेरे सामने? और इस रॉकी से मिलना इत्तेफाक नहीं हो सकता। शायद नियति चाहती थी कि मैं इस आदमी से मिलूं। चेतन उन तस्वीरों में खो सा गया था कि तभी रॉकी ने उसे झिड़कते हुए बोला, ओ भाई, और भी तस्वीरें हैं मेरे पास, देखना चाहते हो? मैं यहीं रुका हूं पास की धर्मशाला में। ये सुन चेतन तुरंत ही बोला, ठीक है, मैं खुद तुमसे सुबह आकर मिल लूंगा, तब मुझे सारी तस्वीरें दिखाना। इस पर मुस्कुराते हुए रॉकी ने कहा, बाय द वे, माय नेम इज रॉकी, आई एम अ ट्रैवल ब्लॉगर। सॉरी, पहले इंट्रोड्यूस नहीं कर पाया। इस पर चेतन ने भी मुस्कुराकर कहा, ओह हाँ, माय नेम इज चेतन। अच्छा, एक बात और, रात में प्लीज अपने कमरे में ही रहना, गांव में मत भटकना, क्योंकि ये गांव सच में थोड़ा अजीब है। इतना कहकर चेतन वहां से निकल गया। धीरे धीरे रात गहरी होने लगी थी और घर लौटकर चेतन अपने कमरे में लेट गया। वीर सिंह, कलावती की तस्वीर जैसे कई सवाल उसे सोने नहीं दे रहे थे, जिसके चलते वो कमरे से बाहर छत पर निकल आया। उसे वहां खड़े कुछ ही वक्त बीता था कि तभी उससे आसपास रात की रानी की तीखी खुशबू महसूस हुई और अपने करीब पायलों की आवाज सुनाई देने लगी। वो बिना पीछे मुड़े ही तेज आवाज में बोला, अब और किसे नुकसान पहुंचाने आई हो? असल में चेतन जान गया था कि उसके पीछे खूनी वधू खड़ी है। तभी खूनी वधू बोली, ऐसा क्यों कह रहे हो हर्षवर्धन? मैं तुम्हें नुकसान कैसे पहुंचा सकती हूँ? उसकी आवाज में एक तरह का दर्द था। तभी चेतन ने पीछे मुड़कर कहा, मैं तो बस ये जानना चाह रहा था कि मुझसे कौन मिलने आया है, वो चित्रलेखा जिसे मैं जानता हूँ या वो खूनी वधू जो माही पर हमला कर उसे मारने वाली थी। चित्रलेखा ने बिना उसकी बात का जवाब दिए कहा, हर्ष, आखिर कब तक तुम यहाँ ऐसी बुरी शक्तियों से लड़ते रहोगे? चले क्यों नहीं जाते? तुम्हारे लिए अब कुछ भी नहीं बचा है यहाँ। इस पर चेतन ने मुस्कुराते हुए कहा, ऐसा नहीं है चित्रलेखा, मेरे लिए अब भी बहुत कुछ है यहाँ। मैं उन्हें अधूरा छोड़कर कैसे जा सकता हूँ? पिछली बार मैं निहत्था था, किसी का मुकाबला नहीं कर पाया और तुम्हें बचा भी नहीं पाया था, लेकिन अब मैं ये ठान चुका हूँ कि चाहे जो हो जाए, मैं इस बार तुम्हें उस बुरी आत्मा से अलग करके ही दम लूंगा। चित्रलेखा अपने हर्ष के मुंह से ये सब सुनकर बिना कुछ कहे गायब हो गई, लेकिन वहां कोई था जो चेतन और चित्रलेखा की बात सुन रहा था। एक तरफ चेतन की बातों से चित्रलेखा के लिए हमदर्दी साफ झलक रही थी, तो वहीं सीढ़ियों के पास खड़ी माही जो उन दोनों की बात सुन रही थी, उसे चेतन की चित्रलेखा के प्रति हमदर्दी बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। माही तेजी से सीढ़ियां चढ़ते हुए चेतन की ओर बढ़ी और अपना गुस्सा जाहिर करते हुए बोली, बीते दिनों में कितना कुछ हुआ है और फिर भी तुम इस भूतनी के साथ बातें कर रहे हो। तुम भूल गए हो क्या कि वो भूतनी है? उसने मुझ पर हमला किया, मुझसे पहले कई लोगों को मार चुकी है वो, फिर भी तुम उससे बातें कर रहे हो। तुम्हारा उस पर भरोसा करना ठीक नहीं है चेतन। माही की बात चेतन को रास नहीं आई। वो माही को घूरते हुए तंज भरी आवाज में बोला, माना वो भूतनी है, उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता, पर क्या इंसानों पर भरोसा किया जा सकता है? और तब जब वो भरोसा तोड़ दे। माही के सामने चेतन वीर सिंह के बारे में तंज कस रहा था, लेकिन माही को उसकी बात समझ नहीं आई और वो बोली,
आखिर तुम कहना क्या चाहते हो चेतन? कौन है जिसने तुम्हारा भरोसा तोड़ा है? चेतन ने माही की बात सुनकर कुछ नहीं बोला, बस उसे घूरता रहा। तो माही उसके इस तरह के बर्ताव से चिढ़ गई और गुस्से से बोली, अगर बताना ही नहीं है कि क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में तो बात छेड़ते ही क्यों हो? ये कहते हुए माही झल्लाकर वहां से चली गई। इधर जहां चेतन और माही एक दूसरे से नाराज थे, तो वही रॉकी मन ही मन इस बात से खुश था कि कल शायद उसे तस्वीरों का रहस्य पता चल जाए। ये सोचते हुए रॉकी ने अपनी जेब से सिगरेट निकाली और उसे जलाते हुए वो अपने कमरे से बाहर आ गया। वो खुद से बात करते हुए बोला, कितना अजीब गांव है ये, बड़ी जल्दी सो जाते हैं सब। हाथ में सिगरेट लिए रॉकी धर्मशाला के मेन गेट पर पहुंचा और दरवाजे के पास कुर्सी पर बैठे गार्ड से बोला, भैया जरा दरवाजा खोलिए, थोड़ा बाहर होकर आते हैं। इस पर गार्ड थोड़ा गंभीर आवाज में बोला, साहब आपको अपने कमरे में ही रहना चाहिए था। अभी रात के समय फूलपुर गांव में निकलना ठीक नहीं है, मतलब जान का खतरा हो सकता है। यहाँ खूनी वधू रात में लोगों को मार देती है साहब, अब बाहर मत जाइए। गार्ड अपनी बात पूरी कर पाता इससे पहले रॉकी जोर से हंसा और बोला, क्या नाम बताया? खूनी वधू। अच्छी है कहानी, पर अभी सुनने का थोड़ा मूड कम है। चलो चुपचाप दरवाजा खोलो। ये कहते हुए उसने उल्टा गार्ड को फटकार लगा दी। गार्ड ने दरवाजा खोला, लेकिन पीछे से कई आवाजें लगाई, अरे भैया सच कह रहे हैं, रुक जाइए। रॉकी सुनसान सड़कों पर सिगरेट का धुआं उड़ाते हुए काफी दूर निकल चुका था। गुनगुनाते हुए रॉकी आगे बढ़ ही रहा था कि अचानक उसे दूर से पायलों की छम छम की आवाज सुनाई पड़ी, लेकिन उस पर बिना ध्यान दिए रॉकी अपनी धुन में चलता रहा। अचानक रॉकी ने महसूस किया कि चारों ओर रात की रानी ही तीखी खुशबू फैलने लगी है और तेज सर्द हवाओं का झोंका उसे छूकर निकल गया, जिसके चलते रॉकी ठिठक गया और यहाँ वहां देखने लगा। रॉकी ने महसूस किया कि अचानक ही छमछम की आवाज उसकी ओर पड़ रही है। रॉकी खुद से बात करते हुए तभी सी आवाज में बोला, जरूर ये यहीं के लोगों की साजिश है ताकि वो खूनी वधू के नाम से सबको डरा सके। अंदर से थोड़े डर के साथ वो खुद में हिम्मत भरने की कोशिश कर रहा था। ये कहते कहते उसने अपने कदम दोबारा धर्मशाला की ओर मोड़ लिए कि तभी एकाएक उसके सामने थोड़ी दूरी पर शादी का जोड़ा पहने एक औरत नजर आई। उसे देख रॉकी को थोड़ी राहत मिली। वो जल्दी जल्दी उसके करीब पहुंच गया और बोला, हे यू, तुम यहाँ इस सुनसान सड़क पर क्या कर रही हो? हल्की मुस्कुराहट के साथ वो औरत बोली, मैं तो उस शहरी लड़के रॉकी के इंतजार में हूँ। ये सुनते ही रॉकी की हवाइयां उड़ गई। वो 2 कदम पीछे हटते हुए बोला, कौन हो तुम? क्योंकि रॉकी तो मैं हूँ। वो अपना घूंघट उठाते हुए रॉकी की ओर देखकर बोली, मैं वही हूँ जिस पर तुम्हें यकीन नहीं था और जो तुम्हारे लिए सिर्फ एक बकवास है। बताया था ना तुम्हें उस चौकीदार ने। हड़बड़ाते हुए रॉकी बोला, खूनी वधू? घबराया रॉकी भागने को मुड़ा ही था कि उसके पैर मानो जम से गए थे। तभी खूनी वधू ने उसके सीने पर हाथ रखते हुए कहा, कहाँ जा रहे हो रॉकी? एक बार मेरी आंखों में तो देखो। रॉकी ना चाहकर भी उसकी ओर मुड़ गया और उसे देखते ही देखते उसकी आंखों में खो गया। चारों ओर फैले कोहरे के बीच रॉकी खूनी वधू के सम्मोहन जाल में उलझ गया था। वो खूनी वधू के करीब आया और उसके होठों पर अपने होठ रख दिए। खूनी वधू का हर एक स्पर्श उसे अपने वश में किए जा रहा था। रॉकी उसे अपने पास की एक दीवार से लगाकर उसके पूरे बदन को चूमने लगा। थोड़ी देर में खूनी वधू ने रॉकी के सारे कपड़े उसके शरीर से अलग कर दिए और उसे चूमने लगी। रॉकी, जो कि खूनी वधू के साथ खोया हुआ था, अचानक चूमते हुए उसकी नजर खूनी वधू की आंखों पर गई तो वो एकदम से चौंक गया। खूनी वधू की आंखें ग्लो कर रही थी, जिसे देख रॉकी घबरा गया और चीखते हुए उससे दूर हटने की कोशिश करने लगा, लेकिन खूनी वधू उसे अपनी बाहों में जकड़ रही थी। रॉकी की हर कोशिश बेकार थी और वो अब खूनी वधू के आगोश में डूब चुका था। एक आखिरी बार खूनी वधू ने रॉकी को चूमा, पर इस बार रॉकी को अपनी सांसें अटकती हुई महसूस हो रही थी। उसे अपना पूरा बदन
अकड़ता हुआ लग रहा था और अगले ही पल रॉकी का पूरा शरीर ऐसे सफेद हुआ जैसे शरीर से खून की एक एक बूंद चूस ली गई हो। एक आखिरी बार रॉकी के गले से तेज चीख निकली। रॉकी अपनी आखिरी सांसें ले चुका था। क्या चेतन पहुंच पाएगा रॉकी की खींची रहस्यमयी तस्वीरों तक? और क्या वो जान पाएगा वीर सिंह का सच? जानने के लिए सुनते रहें खूनी वधू, सिर्फ पॉकेट FM ऐप पर। पिछली रात हुई ट्रैवल ब्लॉगर रॉकी की मौत की खबर सुबह होते होते पूरे गांव में फैल गई। देर रात सोई चेतन तक ये खबर उसके जागने के पहले ही पहुंच गई। पर चेतन को इस बात का अंदाजा न था कि जिस अनजान व्यक्ति की लाश गांव में मिली है वो उसी रॉकी की है जिससे वो आज तस्वीरों के सिलसिले में मिलने वाला था। खबर सुनते ही चेतन तुरंत उठ खड़ा हुआ और अपनी आंखें मसलते हुए खुद से बोला, हे भगवान, गांव में एक और मौत, आखिर कब थमेगा ये सिलसिला? ये सोचते हुए चेतन बिना किसी के कुछ कहे घर से निकल गया। जब वो धर्मशाला के करीब लगी भीड़ के पास पहुंचा तब उसने सुना कि भीड़ में लोग एक दूसरे से बात करते हुए बड़बड़ा रहे थे। तभी भीड़ में से एक आदमी बोला, भैया ये कौन है? ये तो अपने गांव का भी नहीं है। रॉकी की लाश के सामने खड़ी भीड़ में से एक दूसरा आदमी बोला, पता नहीं भैया, जाने कौन कौन हमारे गांव में आने लगा है। ऐसा तो कुछ भी नहीं है गांव में जिसे देखने इतने अजनबी यहाँ आ रहे हैं। पहले वो शहरी लड़का चेतन आया और अब ये आदमी। तभी तीसरा आदमी बोला, बात तो सही कह रहे हो तुम, भगवान जाने का देखने आते हैं ये लोग। सुनने में आया है यही धर्मशाला में ठहरा था ये आदमी, कैमरा लिए लिए फिर रहा था 2-4 दिन से गांव में। सबकी बातें चल ही रही थी कि अचानक से एक और आदमी धीरे से बोला, देखो भैया, जो भी हो लेकिन मारने वाली बड़ी निर्दयी है। देखो पूरा खून चूस लिया है इसका भी। ये काम खूनी वधू के अलावा कौन कर सकता है, बोलो भला? इधर भीड़ के पीछे खड़ा चेतन अब तक उनकी बातें सुन रहा था। खूनी वधू नाम आते ही चेतन के मन में एक अजीब सा गुस्सा भर आया। वो मन ही मन बोला, मैं जानता हूँ ये काम खूनी वधू का है और तुम निर्दोष हो चित्रलेखा। तुम तो बस खूनी वधू के कारनामों की सजा भुगत रही हो। बड़बड़ाते हुए चेतन भीड़ के अंदर जा घुसा और जब उसने अपने सामने पड़ी लाश को देखा तो वो चौंक गया। ओह गॉड, ये तो रॉकी है। ये तो मुझे तस्वीरें दिखाने वाला था। ये कैसे मर सकता है? मैंने कल ही तो इसे मना किया था कि रात में इस गांव में ना घूमे। अब मैं कैसे पता कर पाऊंगा उस कलावती की तस्वीर का रहस्य? न जाने इसके पास और कौन कौन सी तस्वीरें होंगी जो ये मुझे दिखाना चाहता था। वो ये सोच ही रहा था कि तभी एक और आदमी बोला, इस खूनी वधू ने तो जीना हराम कर दिया है। शाम ढलते ही लगता है जैसे मौत सिर पर मंडरा रही हो। रॉकी के इर्द गिर्द भीड़ बढ़ती ही जा रही थी। हर कोई अपनी राय दे रहा था। तभी भीड़ से एक और आदमी चिल्लाया, मैं तो कहता हूँ हमें फिर से किसी बाबा को बुलाकर इस पापी चुड़ैल से गांव को बचाना चाहिए, वरना कौन जाने कब किसका नंबर लग जाए। वो बुरी है, उसके साथ बुरा ही होना चाहिए। भीड़ में खड़े चेतन को उस आदमी की ये बात बिल्कुल रास नहीं आई। उसे लग रहा था मानो कोई चित्रलेखा के नाम पर चेतन को कुछ कह रहा हो। चेतन खुद पर काबू नहीं कर पाया। वो तेजी से उस आदमी की ओर झपटा और बोला, वो बुरी नहीं है, ये काम वो कर ही नहीं सकती। और ये बोलते ही अचानक चेतन को महसूस हुआ कि आखिर उसने भीड़ में ये सब कैसे बोल दिया। इधर चेतन के बोलते ही कि ये काम उसका नहीं है, सब लोग घूर कर चेतन को देखने लगे। चेतन समझ गया था कि जो बात उसने चित्रलेखा के बारे में कही थी वो इन गांव वालों को समझ नहीं आएगी, क्योंकि उन्हें चित्रलेखा के बारे में कुछ नहीं पता। वो तो बस खूनी वधू को जानते हैं। अपनी अधूरी बात को पूरी करते हुए चेतन ने कहा, ये तो उस दुष्ट आत्मा का काम है। और ये बोलकर चेतन तुरंत भीड़ से बाहर आ गया और वो आदमी जिस पर चेतन झपटा था चिल्लाते हुए बोला, अरे बड़ा ही अजीब आदमी है ये। मैं तो कहता हूँ उस चुड़ैल का कुछ करो या ना करो, पर इसका जरूर कुछ करना होगा। सबसे पहले इस पगलेट आदमी को गांव से बाहर निकालो। सारे फसाद की जड़ तो यही है।
चेतन ने उस आदमी की बात को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया। वो जानता था कि ये भीड़ ना तो उसकी बात का भरोसा करेगी और ना ही उसका साथ देगी। चेतन वहां से निकलते हुए मन ही मन बड़बड़ाया, बाल बाल बचा, वरना कैसे कैसे सवाल खड़े हो जाते अभी। और मैं किस किस को समझाता कि चित्रलेखा निर्दोष है। ये सोचते हुए चेतन आगे बढ़ ही रहा था कि तभी उसके दिमाग में कुछ कौंधा और वो खुद से बोला, रॉकी तो इस दुनिया में नहीं रहा, पर मुझे ये सच जानना ही होगा कि आखिर कलावती की तस्वीर उसके पास कैसे पहुंची। उसने मुझसे कहा था कि उसके पास और भी तस्वीरें हैं, मुझे एक बार जाकर उसकी बाकी तस्वीरें देखनी होगी। ये सोचकर चेतन ने अपने कदम उस धर्मशाला की ओर मोड़ लिए जहां रॉकी रुका था। धर्मशाला के सामने खड़े होकर चेतन खुद से बोला, मुझे सच जानने के लिए किसी भी तरह से धर्मशाला के अंदर जाना ही होगा। जानता हूँ ये ठीक नहीं है, पर मेरे पास कोई और रास्ता भी तो नहीं है। ये सोचकर चेतन ने छुपकर पीछे से रास्ते से होते हुए धर्मशाला में घुसने की कोशिश की। चेतन को लग रहा था कि ऐसा ना हो कि कोई उसे पकड़ ले, लेकिन असल में धर्मशाला में गार्ड के अलावा ज्यादा लोग नहीं थे, क्योंकि धर्मशाला और गांव के काफी लोग तो रॉकी की लाश के पास भीड़ लगाकर खड़े थे। चेतन के लिए अच्छा मौका था। उसने इधर उधर देखा तो नजरें बचाता हुआ पीछे के रास्ते से एक दीवार फांदी और धर्मशाला के अंदर घुस गया और रॉकी के कमरे को ढूंढने लगा। इधर मेन गेट पर बैठे गार्ड को ऐसी भनक लगी जैसे धर्मशाला में कोई घुस आया है। वो तुरंत उठा और अपने पास पड़ा डंडा लेकर धर्मशाला के अंदर जाने लगा। धर्मशाला के कई कमरों में ताला लगा था तो दूसरे कमरों में कई और लोग ठहरे हुए थे। चेतन सबकी नजरों से बचता बचाता आखिरकार एक कमरे में घुसा। कमरे में घुसते ही उसने देखा टेबल पर एक कैमरा पड़ा था। वो समझ गया कि यही रॉकी का कमरा है। चेतन ने तेजी से कमरा अंदर से बंद किया और गहरी सांस लेते हुए फटाफट उन तस्वीरों को ढूंढना शुरू किया जिनके लिए वो यहाँ चोरों की तरह घुस आया था। चेतन कमरे में एक एक जगह उन तस्वीरों को ढूंढ रहा था। वो परेशान होते हुए बोला, अगर वो फोटोज नहीं मिली और मुझे यहाँ किसी ने देख लिया ना, तो फिर गांव के लोग इस मौत का जिम्मेदार मुझे ही मानेंगे। बेटा चेतन, जल्दी ढूंढो फोटोज और निकलो यहाँ से। जहाँ चेतन कमरे में कुछ खोजने में लगा था तो वहीं दूसरी ओर वो गार्ड हाथ में डंडा लिए अलग अलग कमरों में नजर दौड़ाते हुए उस कमरे की ओर बढ़ रहा था जहाँ चेतन तस्वीरें ढूंढ रहा था। चेतन कमरे के हर कोने पर नजर दौड़ा रहा था कि कहीं उसे वो तस्वीर मिल जाए कि अचानक उसकी नजर एक लिफाफे पर पड़ी जो कि पलंग पर तकिए के नीचे रखा हुआ था। उसने जल्दी से उठाकर चेक किया और अंदर सामान देखकर बोला, फोटोज तो इसी में है, पर यहाँ देखूंगा तो पकड़ा जाऊंगा। घर पहुंचकर देखता हूँ। ये कहकर चेतन जिस दरवाजे से आया था उसी दरवाजे से बाहर निकलने लगा। उसने जैसे ही दरवाजा खोला उसके सामने एक गार्ड खड़ा था। चेतन उसे देखकर चौंक गया। इसके पहले कि चेतन उससे कुछ कह पाता, सामने खड़े गार्ड ने अपने डंडे से उस पर हमला कर दिया। चेतन का सर चकराने लगा और वो वहीं गिर गया। चेतन की आंखों के सामने उस गार्ड का चेहरा था और उसकी आंखें बंद हो गई। लेकिन जैसे ही अगले पल चेतन ने अपनी आंखें खोली तो चेतन ये देखकर चौंक गया कि वो अभी भी कमरे के भीतर ही खड़ा था। उसने खुद से कहा, ये अभी अभी मेरे साथ क्या हुआ है? ये जो मैंने देखा क्या था ये? अपने सर पर हाथ रखकर चेतन अपनी चोट महसूस करना चाहता था, लेकिन वो शॉक था कि ना तो उसे चोट लगी है और ना ही उसके सामने गार्ड है। चेतन कुछ समझ पाता उससे पहले ही उसने मन ही मन कहा, खैर जो भी हो, अब मैं इस दरवाजे से नहीं जाऊंगा। ये सोचकर उसने अपनी दिशा बदल ली और दरवाजे की जगह चेतन ने खिड़की से बाहर छलांग लगा दी। चेतन धीरे धीरे कदमों के साथ आगे बढ़ने लगा। वो धर्मशाला की चारदीवारी से बाहर था, लेकिन धर्मशाला की बाहरी दीवार के बावजूद उस कमरे को आराम से देखा जा सकता था जहाँ से चेतन अभी बाहर निकला था। पर जैसे ही चेतन ने उस कमरे के दरवाजे की तरफ देखा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि रॉकी के कमरे के बाहर सचमुच एक गार्ड हाथों में डंडा लिए खड़ा था, ठीक वैसे ही जैसे चेतन को आभास हुआ था। चेतन ने खुद से कहा, ये कैसे हुआ? ऐसा पहले तो कभी नहीं हुआ। क्या मुझे वो दिखा था जो होने वाला है? क्या मैं आने वाले खतरे को महसूस कर सकता हूँ? चेतन इन अजीब से सवालों में कई जवाब ढूंढने की कोशिश में लगा था। वो खुद से बड़बड़ाया, पहले तो ऐसा कभी नहीं हुआ कि मेरे दिमाग ने आने वाले खतरे को भांप लिया हो। क्या ये सच है या मेरा इल्यूजन? क्या यार,
मैं भी अजीब हूँ, खुद को समझ ही नहीं पाता कभी कभी। ये सोचते हुए चेतन वीर सिंह के घर की ओर निकल गया। वहीं दूसरी ओर वीर सिंह सारी लाइट्स बंद कर किताबों वाले कमरे में अकेला बैठा था। वो किसी तरह की सोच में उलझा था और सामने रखी चित्रलेखा की किताब को बार बार खोलकर बंद कर रहा था, जैसे वो चित्रलेखा किताब के किसी इशारे का इंतजार कर रहा हो। वो बेचैन होकर खुद से बोला, आखिर कब तक मैं किताब के सहारे कोई क्लू मिलने के इंतजार में यूं ही बैठा रहूंगा। साथ ही वो तारक जल के बक्से को छूकर बोला, बड़ी मेहनत लगी है इसे खोलने में, लेकिन क्या फायदा, जब तक किताब से कोई संदेश नहीं मिल जाता मुझे इंतजार करना होगा। ये कहते हुए उसके चेहरे पर गुस्सा साफ नजर आ रहा था और तभी वो तेज आवाज में किताब बंद कर कमरे से बाहर आ गया और अपने कमरे की ओर निकल गया। वो इस बात से अनजान था कि दूसरे दरवाजे पर खड़े चेतन ने उसे किताब वाले कमरे से बाहर निकलते हुए देख लिया था। ये देखकर चेतन सोच में पड़ गया कि वीर सिंह चाहता क्या है और क्या कह रहा था उस कमरे में। हो ना हो ये वीर सिंह अपने आप में कोई खिचड़ी पका रहा है। मुझे अपने काम के साथ साथ इस पर भी नजर रखनी होगी। यही सब सोचते हुए चेतन अपने कमरे की ओर बढ़ा, लेकिन न चाहते हुए चेतन के दिमाग में वीर सिंह के बारे में गलत ख्याल आ रहे थे। वो खुद से बातें करते हुए बोला, क्या चाहता है वीर सिंह, क्यों बुलवाया है उसने हमें यहाँ। इस तरह के अनेक सवाल अब चेतन के मन में घूम रहे थे। कमरे के अंदर घुसते ही उसने सबसे पहले अपने कमरे का दरवाजा बंद कर लिया और अपनी जैकेट से फोटोज का एनवेलप निकालकर सामने बिस्तर पर रख दिया। चेतन के दिमाग में कितना कुछ चल रहा था। इस बात से बेखबर माही अपने कमरे में बैठी थी। मोबाइल में बार बार एक ही नंबर को डायल कर रही थी, लेकिन हर बार पूरी रिंग जाने के बाद भी कोई उसका फोन नहीं उठा रहा था। उसने गुस्से में खुद से कहा, आखिर अर्पणा तुम हो कहाँ? न कोई फोन न कोई मैसेज, कहाँ चली गई हो अचानक? अर्पणा तुम्हारी जरूरत थी हमें, तुम हो कि गायब हो? पिछले 2 दिनों से लगातार कॉल कर रही हूँ तुम्हें, ना तो फोन उठाती हो ना ही कॉल बैक करती हो। माही के माथे पर चिंता की लकीरें साफ नजर आ रही थी, लेकिन चिंता करने के साथ साथ वो भगवान की ओर हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हुए बोली, हे भगवान, बस किसी तरह अर्पणा का ख्याल रखना, वो किसी मुसीबत में ना हो। इन सभी घटनाओं से परे फूलपुर गांव से बहुत दूर जंगल के बीचों बीच एक गुफा में बैठा सिद्धि साधक भोजन कर रहा था। एक लंबे समय की साधना और अपनी शक्तियों के अर्जन में उसने अपनी दैहिक स्थिति को कमजोर कर लिया था। सिद्धि साधक के सामने भोजन की थाल में रंग बिरंगे पकवान सजे हुए थे, पर आश्चर्य की बात यह थी कि जंगल में आखिर इस तरह के पकवान से सजी थाल सिद्धि साधक के सामने कैसे पड़ी थी। सिद्धि साधक पकवान का एक एक निवाला चाव से खाता हुआ बड़े ही शांत स्वर में बोला, बस कुछ दिन और आराम कर ले खूनी वधू, तेरा सर्वनाश अब निश्चित है। ये बोलते ही अचानक उसके गले में एक निवाला फंसा और वो जोर से चिल्लाया, मेरे लिए जल लेकर आ लड़की, वहां खड़ी खड़ी क्या देख रही है? इतना कहते ही गुफा में मौजूद वो महिला नपे तुले कदमों से सिद्धि साधक की ओर बढ़ी और उसके लोटे में जल डालते हुए तुरंत उठकर खड़ी हो गई। साधारण कदकाठी की उस महिला ने एक लंबा घूंघट डाल रखा था। जैसे ही सिद्धि साधक का भोजन संपूर्ण हुआ, उसने अपने थाल में हाथ आगे कर उस महिला की ओर जल डालने का इशारा किया। उस घूंघट वाली लड़की ने आदेशानुसार बिल्कुल वैसा ही किया जैसा सिद्धि साधक ने उसे कहा था। उस महिला को देखकर महसूस किया जा सकता था कि वो बस सिद्धि साधक के आदेशानुसार चल रही थी, बैठ रही थी। उसके खुद के ना तो कोई भाव थे और ना ही कोई इच्छा। भोजन के बाद गुफा के अंदर आराम मुद्रा में बैठे सिद्धि साधक एक बार फिर उस महिला को देखकर गुर्राया, इधर आ और मेरे पैर दबा। घूंघट लिए वो महिला फिर से सिद्धि साधक की ओर बढ़ी और उसके पैरों के पास आकर यूं बैठ गई मानो कोई दासी हो। और ये देखकर सिद्धि साधक ने अहंकार भरी मुद्रा में कहा, देख खूनी वधू, मेरी सिद्धियों का असर, वो दिन दूर नहीं जब इसकी जगह तू यहाँ मेरे वश में बैठी होगी। और ये कहते ही सिद्धि साधक ने उस औरत का घूंघट उठा लिया। अपनी बुद्धि पर से नियंत्रण खो चुकी वो महिला कोई और नहीं बल्कि अर्पणा थी। दूसरी तरफ चेतन अपने कमरे में बैठा था। वो एनवेलप से उन तस्वीरों को बाहर निकालता है और उन्हें देखने लगता है कि एकाएक चेतन की नजर एक तस्वीर पर आकर रुक जाती है, जिसे देख चेतन की आंखें
फटी की फटी रह जाती है। वो अपनी जगह से उठते हुए कहता है, ऐसा कैसे हो सकता है और ये कब हुआ? आखिर क्या है उस तस्वीर में जिसने चेतन को चौंका दिया? क्या जाल बिछा रहा है सिद्धि साधक खूनी वधू और चेतन को हराने के लिए? क्यों लाया है वीर सिंह चेतन को फूलपुर गांव? जानने के लिए सुने खूनी वधू। चेतन उस तस्वीर को देख चौंकते हुए बोला, आखिर ये तस्वीर इस आदमी ने कैसे क्लिक कर ली? विक्रम को जमीन में गाड़ते हुए वीर सिंह और माही की तस्वीर कोई देख लेता तो गजब हो जाता। अच्छा हुआ ये तस्वीर मेरे ही हाथ लगी, वरना बहुत बड़ा पंगा हो जाता। कहीं ये आदमी रॉकी कोई जासूस तो नहीं था? खैर जो भी हो, अब ये फोटो मेरे पास है और रॉकी भी अब इस दुनिया में नहीं रहा। वीर सिंह और माही की तस्वीर साइड में रखकर चेतन एक के बाद एक सारी फोटोज को देखने लगता है, जिनमें इस तस्वीर के अलावा हर एक तस्वीर बहुत पुरानी थी। उन्हें देखते हुए चेतन आश्चर्य से बोला, इन तस्वीरों को देखकर ये बिल्कुल नहीं लग रहा कि आज के फूलपुर की है। इनका तो इस गांव से कोई संबंध ही नहीं लग रहा है। लेकिन ऐसा होना कैसे संभव है? हर तस्वीर जैसे खुद में एक कहानी हो। ये कुआं, ये लड़की, ये औरत और ये खंडहर, आखिर क्या हो सकता है इनका रहस्य? वैसे ये गांव है ही बड़ा अजीब, यहाँ सब कुछ संभव है। चेतन कुछ देर कमरे में यूं ही परेशान होकर टहलता रहा। कुछ देर सोचने के बाद उसके दिमाग में ख्याल आया, रॉकी नाम के उस आदमी का इस गांव में आना, उसका ये अजीब फोटोज क्लिक करना, मेरा उससे टकराना और बाद में उसका मर जाना, क्या ये सब एक इत्तेफाक है या ये भी किसी साजिश का ही हिस्सा है? इतने सारे सवाल मेरे सामने हैं जिनका जवाब मुझे ढूंढना ही होगा। खैर, रॉकी का सच जो भी हो, पर कलावती की इस फोटो के साथ मुझे बाकी की फोटोज का सच भी पता लगाना होगा। अपने आप से ये कहता हुआ चेतन सारी फोटोज इकट्ठा कर उठ खड़ा हुआ और खुद से बोला, हर दिन मेरी जिंदगी में एक नया खुलासा हो रहा है। इन फोटोज के बारे में छानबीन करने से पहले मुझे वीर सिंह और माही से बात करनी होगी। उन्हें बताना होगा कि वो अपने पीछे कितना बड़ा सबूत छोड़ आए हैं। ये सोचते हुए चेतन भागकर नीचे पहुंचा, जहां माही कमरे में अपना काम कर रही थी और वीर सिंह भी एक कोने में बैठा अपने हाथ में अखबार लिए उसके पन्ने पलट रहा था। उसे देखकर साफ पता चल रहा था कि उसका ध्यान अखबार में नहीं, कहीं और ही था। सीढ़ियों पर खड़े चेतन की नजर जैसे ही वीर सिंह पर पड़ी, उसके चेहरे पर एक बार फिर गुस्सा जाग गया। वो खुद से बोला, वाह वीर सिंह, क्या मस्त एक्टर हो यार तुम। जितने इमोशनल, लविंग और हेल्पफुल तुम बनते हो ना, एक्चुअली में तुम वो हो ही नहीं। तुम चाहे कितना भी छुपा लो, लेकिन मैं तुम्हारे सच का पता लगा कर रहूंगा। ये सारी बातें सोचते हुए चेतन वीर सिंह को एकटक घूरे जा रहा था। ऐसा करते हुए हॉल से गुजर रही माही की नजर चेतन पर पड़ी और उसने ये भी नोटिस किया कि चेतन वहां खड़ा वीर सिंह को घूर रहा था। तभी उसने चेतन का ध्यान अपनी ओर खींचते हुए उसे आवाज लगाई, चेतन, वहां सीढ़ियों पर क्यों खड़े हो? क्या सोच रहे हो? माही की आवाज सुनकर चेतन का ख्याल अचानक टूटा। हाँ हाँ, मैं तो बस वो ये कहते हुए वो अचानक ही एक स्वर में माही से बोला, माही, तुम लोग इतनी बड़ी बेवकूफी कर सकते हो ये मैंने कभी सोचा नहीं था। चेतन के मुंह से ये बात सुन माही शॉक्ड रह गई और अजीब सा चेहरा बनाते हुए बोली, क्या कहना चाहते हो? बेवकूफी से तुम्हारा मतलब क्या है? ये कहकर माही ने चेतन की ओर घूरते हुए देखा। तभी चेतन ने उन तस्वीरों को माही के पास रखे एक टेबल पर फेंक दिया और वो बिना कुछ कहे माही को देखने लगा। माही ने तुरंत वो फोटो उठाया और फोटो देखते ही वो भी हैरान रह गई और जोर से बोली, ये तो उस रात की तस्वीर है जब मैं और भैया उस विक्रम की लाश को गाड़ने गए थे। तस्वीरों का जिक्र सुनते ही वीर सिंह, जो माही और चेतन से थोड़ा दूर था, उनके पास आ गया और तस्वीरें देखकर हैरान रह गया। इधर माही की बात सुन चेतन गुस्से में बोला, जी हाँ, जब आप दोनों विक्रम की लाश को गाड़ने गए थे तो मैडम, क्या आपको पता ही नहीं चला कि कोई आप दोनों की फोटोज खींच रहा है? इतने लापरवाह कैसे हो सकते हो तुम दोनों? ये बोलते हुए चेतन के चेहरे पर काफी गुस्सा नजर आ रहा था। माही ने भी चेतन के गुस्से को भांपकर धीरे से कहा, अरे चेतन, पता तो चल गया था कि किसी ने हमारी तस्वीर ली है।
और वीर भैया तो उसके पीछे भी भागे थे, पर वो आदमी रात के अंधेरे में अचानक ही कहीं गायब हो गया। भैया को बस उसकी परछाई दिखी थी। भैया ने जाकर देखा भी, पर दूर दूर तक उन्हें कोई नजर ही नहीं आया। चेतन का गुस्सा कई बातों के कारण 7वें आसमान पर था और चेतन का मिजाज देखकर साफ नजर आ रहा था कि चेतन फिलहाल माही की दलीलें सुनना ही नहीं चाहता था। वो गुस्से में बोला, माना मैं उस रात होश में नहीं था, लेकिन तुम ये बताओ कि इतना सब कुछ हो गया और तुम लोगों ने मुझे ये बताना भी जरूरी नहीं समझा, या ये कहूं कि बताना ही नहीं चाहते थे। ये कहते हुए चेतन के चेहरे पर एक तल्ख भरी मुस्कान उभर आई। चेतन की ये तीखी बात सुनकर माही चेतन की ओर बढ़ी और उसके कंधे पर हाथ रखकर बोली, ऐसा क्यों बोल रहे हो चेतन? हमने कभी तुमसे कुछ नहीं छुपाया। वो तो पिछले कुछ दिनों में इतना सब कुछ हो गया कि ये बात दिमाग से ही निकल गई। भूल गए हम तुम्हें बताना। तुम ही बताओ कब बताते और कैसे बताते। चेतन ने माही के इन सवालों के साथ छिपे जवाबों को भी इग्नोर कर दिया और वीर सिंह को घूरते हुए बोला, झूठ कहना, सच छपाना और बहाने बनाना, ये तो कोई तुम दोनों भाई बहन से सीखे। और ये कहकर झल्लाता हुआ चेतन सीढ़ियों से चढ़ते हुए अपने कमरे की ओर जाने लगा। चेतन के मन में वीर सिंह को लेकर कड़वाहट बढ़ रही थी और ऐसा लग रहा था मानो वो किसी भी कारण से अपने मन के भीतर भर रहा गुस्सा निकाल देना चाहता था। चेतन झल्लाते हुए अपने कमरे के अंदर घुसा ही था कि माही दौड़कर चेतन के पीछे कमरे में आ गई और उसे झिड़कते हुए जोर से बोली, चेतन, ये क्या कहकर आए हो तुम भैया से? बोलने से पहले सोचते भी हो? तुम्हें हो क्या गया है चेतन? ये सुनकर चेतन ने गुस्से से माही की ओर देखते हुए कहा, माही, तुम्हें क्या लगता है मैं बेवजह गुस्सा कर रहा हूं? अगर तुम ऐसा सोच रहे हो तो तुम पागल हो। तुम्हें सच जानना है ना? तो सुनो, मेरा इस गांव में आना कोई इत्तेफाक नहीं है। मुझे एक प्रॉपर प्लान के जरिए यहाँ लाया गया है। कुछ भी इत्तेफाक नहीं है। ये कहते हुए चेतन के चेहरे पर मायूसी छा गई। तभी माही ने उसे बीच से रोकते हुए कहा, ये क्या कह रहे हो चेतन? कौन लाया तुम्हें यहाँ? माही की बात सुन चेतन गुस्से में बोला, वो कोई और नहीं है माही, वो है आपके भाई साहब वीर सिंह जी। ये सुनकर माही के पैरों तले जमीन खिसक गई और उसने चौंक कर कहा, ये क्या कह रहे हो चेतन तुम? आखिर वीर भैया ऐसा क्यों करेंगे? वो तो तुम्हें जानते तक नहीं थे इस सब के पहले, और मुझे भी इस सब के बारे में कुछ नहीं पता। मेरा मन नहीं मानता कि वीर भैया ऐसा कर सकते हैं। वीर भैया तुमसे और मुझसे कभी झूठ नहीं बोल सकते। तभी चेतन माही के करीब आया और गुस्से से बोला, तुम मानो या ना मानो, लेकिन यही सच है। यहाँ कुछ इत्तेफाक नहीं था। हाँ, पर इन सब के बीच अगर कुछ सच्चा था तो वो था हमारा प्यार। लेकिन अब मुझे उस पर भी शक होता है कि तुम भी। कहते हुए चेतन अचानक रुक गया। उसके शब्द सीधे माही पर इल्जाम लगा रहे थे, जिसे सुन माही आग बबूला हो गई और चेतन पर झल्लाते हुए बोली, एक मिनट, क्या कहा? मतलब तुम मेरे प्यार पर शक कर रहे हो? उसे साजिश बता रहे हो? माही अभी भी गुस्से में चिल्लाए जा रही थी। सच तो ये है चेतन कि आत्माओं से बात करते करते तुम इंसानों से बात करने की तहजीब भूल चुके हो। तुम्हें उस खूनी वधू पर यकीन है, लेकिन मुझ पर और मेरे भाई पर नहीं। और अगर ऐसा है कि तुम्हें मुझ पर भरोसा ही नहीं है तो मिस्टर चेतन, ध्यान से सुनो मेरी बात। मुझे भी तुम पर कोई भरोसा नहीं है। मैं ये कभी नहीं मान सकती कि तुम्हें यहाँ बुलाना वीर भैया का प्लान है, और अगर तुम सही हो तो साबित करके दिखाओ। चेतन ने बिना कुछ कहे ही अपने मोबाइल में वो फोटो ओपन की जो उसके दोस्त ने भेजी थी। वो फोटो माही को दिखाते हुए बोला, ये देख लो, तुम कह रही थी ना कि तुम्हारा भाई मुझे नहीं जानता, तो फिर मेरे यहाँ आने से पहले वो मेरे ऑफिस में क्या करने गया था? ये मेरे ऑफिस के सीसीटीवी से निकाला गया फोटो है। माही अपनी आंखें चढ़ाती हुई बोली, मैं क्यों मानूं? ये फोटो नकली भी तो हो सकती है, या ये भी तो हो सकता है कि भैया को वहां कुछ काम होगा इसलिए वो वहां गए थे। चेतन झल्लाते हुए बोला, ये तस्वीर मेरे आने के ठीक 2 दिन पहले की है माही, और अगर फिर भी तुम्हें तुम्हारे भाई पर इतना यकीन है तो चलो मेरे साथ और मुझे मेरे सवालों का जवाब दो। ये कहते हुए चेतन ने माही का हाथ पकड़ा और सीधा नीचे लेकर गया। वो दोनों सीढ़ियों के नीचे खड़े थे और चेतन ने माही को चित्रलेखा किताब वाले कमरे की तरफ देखने का इशारा किया। माही ने जैसे ही उस ओर देखा
तो उस कमरे की लाइट बंद थी। माही ने चेतन से पूछा, हाँ तो तुम उधर उंगली दिखाकर कहना क्या चाहते हो चेतन? लाइट बंद है उस कमरे की। चेतन ने माही से कहा, थोड़ी देर रुक जाओ, तुम्हें अपने हर सवाल का जवाब मिल जाएगा। वो दोनों कुछ देर वहां खड़े रहे और तभी चित्रलेखा किताब वाले कमरे से वीर सिंह बाहर निकला और अपने कमरे की ओर निकल गया। वो इस बात से पूरी तरह अनजान था कि चेतन और माही उस पर नजर रखे हुए है। वीर सिंह को उस कमरे से निकलते देख माही भी थोड़ा चौंक गई और तभी चेतन ने उससे पूछा, अब मेरे सवालों का जवाब दो। वीर सिंह हर रात इस कमरे में लाइट्स बंद करके अकेले क्यों बैठता है? ऐसा क्या काम होता है उसे जो वो हम सबको नहीं बता सकता? और पहले तो मैंने कभी उसे इस कमरे में इतना जाते हुए नहीं देखा। ये सुनकर माही भी एक पल के लिए सोच में पड़ जाती है, लेकिन वो चेतन से कहती है, वीर भैया उस कमरे में क्यों गए थे, इसका जवाब उस कमरे में ही होगा। ये कहते हुए वो दोनों चित्रलेखा किताब वाले कमरे में कदम रखते हैं और इधर उधर देखने लगते हैं, लेकिन उन्हें सब कुछ सामान्य नजर आता है। माही चेतन पर सवाल दागती है, अब कहो तुम, क्या अजीब लग रहा था तुम्हें यहाँ? कोई एक भी चीज तुम्हें ऐसी मिली जिससे तुम्हारा आरोप सिद्ध हो सके? चेतन भी एक पल के लिए खामोश हो जाता है और सोचने लगता है, आखिर वीर सिंह यहाँ क्यों आता है हर रोज? चेतन अपनी सोच में था तो माही उसे घूर कर देख रही थी। चेतन ने तुरंत कहा, देखो माही, मुझे ये तो नहीं पता तुमने मुझसे कभी सच कहा है या नहीं, लेकिन मैंने हमेशा तुम दोनों पर भरोसा किया है। पर अब सच कहूं तो वीर सिंह के अजीब बर्ताव ने भी मुझे उस पर शक करने के लिए मजबूर किया है। और तुम तो जानती हो कि वो किस तरह से बॉक्स को मंदिर में रखने का विरोध कर रहा था। क्या वो अजीब नहीं था? और तुम ही बताओ, जब से ये बॉक्स खुला है वीर सिंह का बर्ताव तुम्हें बदला हुआ नहीं लग रहा क्या? माही के पास इन सब बातों का कोई जवाब नहीं था। वो बस शांत खड़े चेतन से नजर चुरा रही थी। वो बोली, सच कहूं तो मुझे इस बारे में बिल्कुल भी नहीं पता है। और तुमने बिना किसी ठोस कारण के मेरे प्यार पर जो उंगली उठाई है ना, याद रखना मैं उस बात को कभी नहीं भूलूंगी। ये बोलकर माही पास पड़ी कुर्सी पर जा बैठी। वो दोनों बातें कर ही रहे थे कि तभी हवा का एक झोंका आया और चित्रलेखा किताब के कुछ पन्ने उस हवा से पलट गए। अचानक पलटे उन पन्नों पर चेतन की नजर पड़ी। किताब को देखते हुए उसने एक के बाद एक 2-3 पन्ने पलट लिए और माही को अपने पास बुलाने के लिए आवाज लगाई, माही प्लीज मेरी बात सुनो, सुनो यहाँ और ये देखो। माही तेजी से चेतन के पास गई और तभी चेतन बोला, माही ये देखो, इन पन्नों पर लिखे नाम तुम्हारे सरनेम से मैच कर रहे हैं क्या? माही चेतन की बात ध्यान से सुन रही थी लेकिन कुछ बोल ही नहीं रही थी। इस पर चेतन ने उसे समझाते हुए कहा, माही प्लीज, हम अपनी लड़ाई बाद में लड़ते रहेंगे, पहले यहाँ देखो। तब माही ने एक नजर उन पन्नों पर दौड़ाई और एक एक करके वो तीनों पन्ने देखकर बोली, ये तो कुछ नहीं, बस हमारे परिवार का ब्यौरा है। माही की बात सुनकर चेतन बोला, अच्छा, मुझे लगा फिर कुछ नया बताना चाहती है चित्रलेखा किताब। ये कहते हुए चेतन वीर सिंह और माही के परिवार की एक एक डिटेल पढ़ने लगा और माही से बोला, ये देखो, एक पन्ने पर अरुणोदय सिंह जी का नाम है और उनके बारे में डिटेल भी है। अगले पन्ने पर महेंद्र सिंह जी का नाम है और उनके बारे में भी डिटेल्स है, देखो। और उसके अगले पन्ने पर प्रताप सिंह जी के बारे में बताया गया है। और अब इसके अगले पन्ने पर, वो ऐसा कहकर जैसे ही पन्ना पलटता है वो ये देखकर चौंक जाता है कि वो पन्ना खाली है और उस पर किसी का नाम नहीं लिखा है। तब चेतन माही से कहता है, माही यहाँ पर वीर सिंह का नाम होना चाहिए ना? देखो, यहाँ तुम्हारे पिताजी के बाद कोई नाम ही नहीं है। तुम ही बताओ ऐसा कैसे हो सकता है? कुछ तो है जो हम नहीं जानते। माही कुछ कहती इससे पहले ही चेतन ने कहा, चित्रलेखा किताब हमें हमेशा हिंट देती है, पर आज तुम खुद ही देख लो। मैं तो बस तुम्हारे वीर भैया पर शक कर रहा था, लेकिन इस किताब ने वीर सिंह के अस्तित्व को ही चुनौती दे डाली। आखिर क्या है वीर सिंह का रहस्य जो चित्रलेखा किताब में उसका नाम ही नहीं है? और क्यों बुलाया है वीर सिंह ने चेतन को फूलपुर गांव में? जानने के लिए सुने खूनी वधू।